हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। आज हम चर्चा करेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय पर। लास्ट वीडियो में हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसके मीनिंग, नेचर, स्कोप और नीड्स को डिस्कस किया था। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारे पास स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के संप्रदाय, विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर टीचिंग एग्जाम्स। तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद। तो देखिए, संरचनावाद क्या है। इट इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट। यहाँ मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय है जिसके फाउंडर यानी संस्थापक थे विलियम वुंड। विलियम वुंड को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने जर्मनी की लिप्जिग यूनिवर्सिटी में फर्स्ट साइकोलॉजी लैब की स्थापना की थी। तो ये एक संरचनावादी हैं। तो बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? स्ट्रक्चरलिज्म इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन माइंड। यानी जो संरचनावाद है वो हमारी चेतना और मन की संरचना का अध्ययन है। संरचनावाद ने मन और चेतना के विश्लेषण पर बल दिया है। दिस आउटलुक फोकस्ड ऑन ब्रेकिंग डाउन मेंटल प्रोसेसेस इनटू मोस्ट बेसिक कंपोनेंट्स। यानी संरचनावादी दृष्टिकोण मानसिक प्रक्रियाओं यानी जो हमारी मेंटल प्रोसेसेस होती है उनको सबसे बुनियादी घटकों में तोड़ने पर केंद्रित था। यानी जो हमारी मेंटल प्रोसेसेस होती हैं उनको मोस्ट बेसिक कंपोनेंट्स में तोड़ने पर फोकस था संरचनावाद। मेजर थिंकर्स एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरलिज्म इंक्लूड विलियम वुंड एंड एडवर्ड टिचनर। तो संरचनावाद से जुड़े जो प्रमुख विचारक हैं उनमें आता है नाम विलियम वुंड का और एडवर्ड टिचनर का। स्ट्रक्चरलिज्म का बिलीफ है कि जो भी कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस होते हैं वो प्राइवेट होते हैं और उस इंडिविजुअल से बेटर उन्हें कोई नहीं समझ सकता। सो दैट इज़ वाई द मेथड ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म ऑफ थॉट फॉलोड वॉज बाय इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स टू नो वन सेल्फ। इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण। तो जो संरचनावादी थे उन्होंने मानव मन की आंतरिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करने के लिए आत्मनिरीक्षण जैसी तकनीकों का उपयोग किया। तो यहाँ पे हमारे अंदर की जो इनर प्रोसेसेस होती है हमारे ह्यूमन माइंड को, उसको एनालाइज करने के लिए जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे वो किस टेक्निक का यूज़ करते थे? इंट्रोस्पेक्शन यानी टू नो वन सेल्फ, टू लुक विद इन यानी खुद को जानना, आत्मनिरीक्षण करना। अब आते हैं सेकंड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पर, फंक्शनलिज्म यानी प्रकार्यवाद। द फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट वॉज एमर्ज एज द रिएक्शन टू स्ट्रक्चरलिज्म। प्रकार्यवाद विचारधारा संरचनावाद की प्रतिक्रिया के रूप में उभरी। द फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म इज विलियम जेम्स। और जो प्रकार्यवाद के संस्थापक है वो है विलियम जेम्स। ही इज ऑल्सो नॉन एज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। इन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। फंक्शनलिज्म एम्फसाइज फंक्शन रेदर देन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। यानी फंक्शनलिज्म हमारे ह्यूमन माइंड के स्ट्रक्चर और कॉन्शियसनेस यानी चेतना पर जोर ना देकर इस चीज़ पर जोर देते हैं कि हम कार्य कैसे करते हैं। इट इज़ फोकस्ड ऑन हाउ आवर मेंटल एंड बिहेवियरल प्रोसेस फंक्शन। यहाँ इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि हमारी जो मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रिया है वह कैसे कार्य करती है। हाउ डू वी फंक्शन इन रियल वर्ल्ड। हम रियल वर्ल्ड में कैसे क्या करते हैं? फंक्शन यानी कार्य करते हैं। हाउ टू अडेप्ट, कैसे उसमें अनुकूलित होते हैं। लिव, वर्क एंड प्ले, कैसे उसमें रहते हैं, कार्य करते हैं और खेलते हैं। यानी जो फंक्शनलिज्म है वो हमारे कार्य पर जोर देता है कि हम कैसे कार्य करते हैं। थर्ड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद। बिहेवियरिज्म अरोज एज अ रिजल्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म। यानी जो संरचनावाद और प्रकार्यवाद के बीच विवाद के परिणाम स्वरूप व्यवहारवाद का जन्म हुआ। इसके प्रमुख प्रस्तावक यानी जो फाउंडर थे वो थे जेबी वॉटसन। तो जेबी वॉटसन बिहेवियरिस्ट है। दे मेंटेन दैट environmental factors are more important in behavior and shaping the personality of an individual। उनका मानना है कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व को आकार देने में पर्यावरणीय तत्व अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। यानी इन्वायरमेंट ज़्यादा क्या होता है? इम्पॉर्टेंट होता है किसी की भी पर्सनैलिटी को शेप करने में, बिहेवियर को शेप करने में। It further point out that all behavior is learned in terms of its interaction with the environment। यानी वातावरण के साथ अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप किसी भी व्यवहार को लिखा जाता है। मतलब ये है कि जो भी आप बिहेवियर है वो आप सीखते हो कैसे? इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके।
This behaviorism suggests that all behavior can be explained by environmental causes rather than by internal forces. व्यवहारवाद का सुझाव है कि सभी व्यवहारों को आंतरिक शक्तियों की बजाय पर्यावरणीय कारणों से समझाया जाता है। तो बिहेवियरिज्म फोकस करता है कि जो भी हमारा बिहेवियर है, हमारी पर्सनैलिटी जो शेप होती है, वो हमारे इन्वायरमेंट के इंट्रैक्शन के साथ होती है। यानी हम इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उससे हम सीखते हैं बिहेवियर, उसी से हम अपनी पर्सनैलिटी शेप करते हैं। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट को फैक्टर बताया गया है जो कि हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे बिहेवियर को शेप करता है। कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन यानी शिक्षा में क्या योगदान है बिहेवियरिज्म का? इट हैज़ ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड मोटिवेशन, यानी जो सीखने का मनोविज्ञान है, मोटिवेशन की जो साइकोलॉजी है, इसमें इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इट हैज़ गिवन अ न्यू मैथडोलॉजी ऑफ टीचिंग, इसमें हमें न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग प्रोवाइड कराए हैं, द प्रोग्राम लर्निंग एंड द कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। It lays great importance to environment and its influence on the growth and development of the individual, यानी किसी भी इंडिविजुअल की ग्रोथ, डेवलपमेंट यानी विकास के लिए ये किसको महत्व देता है? इन्वायरमेंट को एंड इट्स इन्फ्लुएंस को, यानी इस इन्वायरमेंट और उसके प्रभाव को महत्व देता है। अब आते हैं फोर्थ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो कि है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी यानी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वॉज इमर्ज इन 1920 इन जर्मनी, यानी जो गेस्टाल्ट संप्रदाय है उसका उदय सन 1920 में जर्मनी में हुआ। 3 पर्सन्स एसोसिएटेड विद इट, इस संप्रदाय से संबंधित 3 व्यक्ति थे। सबसे पहले है आपके मैक्स वर्दीमर, यानी जो उसके फाउंडिंग फादर यानी प्रवर्तक थे। फिर आते हैं वॉल्फगैंग कॉलर जिन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया था, और फिर है कर्ट कॉफका जो कि सहयोगकर्ता थे। गेस्टाल्ट इज अ जर्मन वर्ड, इट मीन्स फॉर्म और होल और पैटर्न और कॉन्फ़िगरेशन। तो गेस्टाल्ट जो है एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है रूप या संपूर्ण या पैटर्न या विन्यास। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट किस चीज़ पर जोर देते हैं? देखिए, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट एम्फसाइज दैट ऑर्गेनिज्म परसीव एंटायर पैटर्न्स और कॉन्फ़िगरेशंस, नॉट मैरिली इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक इस बात पर जोर देते हैं कि जीव केवल व्यक्तिगत घटकों को नहीं बल्कि संपूर्ण पैटर्न या विन्यास को समझते, यानी हम इंडिविजुअल छोटे छोटे कंपोनेंट्स जिनसे मिलकर कोई संपूर्ण यानी जो पैटर्न बना है, उन छोटे इंडिविजुअल्स की बजाय उस पूरे पैटर्न्स को समझते हैं, उस पूरे विन्यास को समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास जिक्सो पजल्स होती हैं, तो उन पजल्स में छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के क्या बना हुआ है, पूरा एक डायग्राम बना हुआ है या फिर कोई भी एक पैटर्न बना हुआ है, तो हम सीधा उस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, ना कि उन कंपोनेंट्स को जिनसे मिलकर के वो बना है। तो सबसे पहले हम किस पे ध्यान देते हैं, किसको ऑब्जर्व? तो सबसे पहले हम किस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं? उसके संपूर्ण पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। द गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट कंटेंट दैट बिहेवियर कैन नॉट बी अंडरस्टूड वेल बाय एनालिसिस। तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का यहाँ तर्क है कि विश्लेषण द्वारा व्यवहार को अच्छी तरीके से नहीं समझा जा सकता है। बिहेवियर और रिस्पॉन्स इज डिपेंडेंट ऑन द होल एंड नॉट ऑन द पार्ट्स ऑफ द स्टिमुलस, यानी जो व्यवहार और हमारी प्रतिक्रिया होती है वो होल चीज़ पर यानी पूरे पर निर्भर होती है, ना कि उत्तेजना के कुछ हिस्सों पर। यानी जो स्टिमुलस है उसके कुछ पार्ट्स पे वो डिपेंड नहीं होगी, पूरे आपके होल पर डिपेंड होगी। नाउ कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन, शिक्षा में क्या योगदान है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वी हैव टेंडेंसी टू गो फ्रॉम द होल टू द पार्ट्स, यानी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अनुसार हमारे अंदर ये टेंडेंसी होती है कि हम होल से पार्ट्स की तरफ जाते हैं, यानी संपूर्ण से हम किसकी तरफ जाते हैं? पार्ट्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे स्कूल में लर्निंग को इजी बनाने के लिए गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहती है कि दे मस्ट बी टॉट वर्ड्स एंड इवन सेंटेंसेस फर्स्ट, दिस मेक्स लर्निंग इजी, यानी बच्चों को पहले वर्ड्स और सेंटेंसेस भी हम सिखा सकते हैं पहले, जिससे कि लर्निंग क्या हो? ईजी हो। द होल सिचुएशन विल हेल्प द लर्नर टू लर्न क्विक एंड इफिशिएंट। तो जो पूरी सिचुएशन होती है वही लर्नर को जल्दी लर्न करने में और इफिशिएंट बनाने में हेल्पफुल होती है। इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू ग्रुप बिहेवियर एंड सोशल लर्निंग इन एजुकेशन। तो ये एजुकेशन में ग्रुप बिहेवियर और सोशल लर्निंग को भी महत्व देता है। अब आते हैं फिफ्थ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, साइको एनालिसिस पर, यानी मनोविश्लेषणवाद, विच वॉज फाउंडेड बाय सिगमंड फ्रायड, जिसके संस्थापक थे सिगमंड फ्रायड। दिस स्कूल ऑफ थॉट एम्फसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड। इस विचारधारा ने व्यवहार पर अचेतन मन के प्रभाव पर जोर दिया, यानी हमारे बिहेवियर पर अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड का इन्फ्लुएंस बताती है।
फ्राइड बिलीव दैट द ह्यूमन माइंड वॉज कम्पोज ऑफ 3 एलिमेंट्स, id, ईगो एंड सुपर ईगो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं तीनों ही, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं id पर। द id कंसिस्ट ऑफ प्राइमल अर्जेस, इट इज द प्रिमिटिव एंड इंस्टिंक्चुअल पार्ट ऑफ द माइंड। id में मौलिक आग्रह शामिल है, यानी यहाँ मन का प्राथमिक और सरल हिस्सा है। जो id है वो प्राइमरी कंपोनेंट है हमारी पर्सनैलिटी का, जो हमारे अंदर बर्थ से प्रेजेंट होता है। यहाँ पूरी तरीके से अनकॉन्शियस होती है। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, वहाँ भूख लगने पर रोता है और तब तक रोता है जब तक उसे खाना ना मिले, और खाना मिलने के बाद वहाँ चुप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसकी नीड पूरी हो गई है, उसको सडन ग्रेटिफिकेशन मिल गया है, उसको सडन ग्रेटिफिकेशन चाहिए था खाना, जो कि उसे मिल चुका है। फिर नेक्स्ट आता है आपका ईगो। द ईगो इज द कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी चार्ज्ड विद डीलिंग विद रियलिटी। अहंकार व्यक्तित्व का वहाँ घटक है जिस पर वास्तविकता से निपटने का आरोप है, यानी ईगो जो है वह वास्तविकता के नियम पर कार्य करती है। यह पर्सनैलिटी का वो पार्ट है जिसमें कि आप अपने इद को क्या करते हो, पूरा करते हो, लेकिन सोशल रूल्स को ध्यान में रखते हुए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको बाहर खेलने जाना है, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स से बिना पूछे जाओगे तो वो गुस्सा करेंगे। तो यहाँ पे आपको खेलने भी जाना है, ये आपकी ईद है, और लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखा है आपने कि पेरेंट्स गुस्सा करेंगे, इसलिए आप उनसे पूछ के जा रहे हो। तो यहाँ पे आप अपनी ईद को पूरा तो कर रहे हो, लेकिन सोशल रूल्स को ध्यान में रखते हुए। फिर आता है नेक्स्ट आपका सुपर ईगो। The super ego is the part of personality that holds all the ideals and values we internalize from our parents and culture. प्रति अहंकार व्यक्तित्व का वह हिस्सा है जो सभी आदर्शों एवं मूल्यों को अपने में धारण करता है, जो कि हम आत्मसात करते हैं अपने माता पिता से व संस्कृति से। यानी सुपर ईगो जो है वो नैतिकता यानी मोरालिटी के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह नैतिक नियमों को अधिक महत्व देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कहीं पर किसी का वैलेट पड़ा मिला जिसमें उस पर्सन की कुछ पैसों के साथ आइडेंटिटी भी है। अब आप उसे रख सकते हैं, लेकिन आप उसे लौटाना चाहते हैं, क्योंकि मोरल वैल्यूज कहती है कि ऐसा करना गलत है। तो सुपर ईगो पर्सनालिटी का वो पार्ट है जिसमें हम सही और गलत को समझते हैं। तो ये था ईगो, सुपर ईगो और ईद के बीच का डिफरेंस। इसके अलावा सिगमंड फ्राइड ने आइसबर्ग मॉडल दिया है ईद, ईगो एंड सुपर ईगो का। तो इट जो है वो अनकॉन्शियस है, प्लेजर ओरिएंटेड और सेल्फिश होती है एंड ड्रिवन बाय प्लेजर प्रिंसिपल। और जो ईगो है वो कॉन्शियस है, इट इज़ ड्रिवन बाय रियलिटी प्रिंसिपल्स, और ये बैलेंस करती है कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स ईद और सुपर ईगो के बीच की। फिर आते हैं सुपर ईगो पे। तो सुपर ईगो लास्ट पार्ट होता है हमारी पर्सनैलिटी का जो डेवलप होता है, और ये सोशलाइजेशन के थ्रू डेवलप होता है। इट इज़ कंसर्न विद मोरालिटी, राइट एंड रॉन्ग। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो हमारे अंदर की ईद होती है वो कहती है आई वॉन्ट टू डू दैट नाउ, कि मुझे ये अभी करना है, सडन ग्रेटिफिकेशन यहाँ पे आपको चाहिए। सुपर ईगो कहती है इट्स नॉट राइट टू डू दैट, यानी ऐसा करना सही नहीं है, यहाँ पे आपकी वैल्यूज आती हैं। फिर इन दोनों को बैलेंस करता है ईगो, जिसमें कि मे बी वी कैन कॉम्प्रोमाइज, शायद हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, अपनी ईद को मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर पूरा तो कर सकते हैं लेकिन सोशल रूल्स को ध्यान में रखते हुए। तो ये 3 टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईद, ईगो एंड सुपर ईगो। अब आते हैं नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी यानी मानवतावादी मनोविज्ञान। Humanistic psychology is a psychological perspective that arose in the mid-20th century in answer to 2 theories: Sigmund Freud's psychoanalytic theory and B.F. Skinner's behaviorism. Major humanist thinkers include Abraham Maslow and Carl Rogers, यानी जो मानवतावादी विचारक थे उनमें नाम आता है अब्राहम मैस्लो का और कार्ल रोजर्स का। तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी क्या कहती है? ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी फोकसेस ऑन ईच इंडिविजुअल्स पोटेंशियल एंड स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी मानवतावादी मनोविज्ञान प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करता है और विकास और आत्मबोध के महत्व पर जोर देता है। यानी जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है वो किसी भी इंडिविजुअल के पोटेंशियल और कैपेबिलिटी पर फोकस करती है, साथ में ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को भी इंपॉर्टेंस देती है। इट एम्फसाइजेज यूनिक क्वालिटीज ऑफ ह्यूमंस, स्पेशली आर फ्रीडम एंड पोटेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ। यह ह्यूमंस की यूनिक क्वालिटीज पर जोर देती है, स्पेशली हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए जो फ्रीडम और पोटेंशियल होता है उस पर फोकस करती है। फिर लास्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आपके पास आता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। It is the school of psychology that studies mental processes including how people think,
परसीव, रिमेंबर एंड लर्न। यानी यहाँ मनोविज्ञान का वह संप्रदाय है जो हमारी मेंटल प्रोसेसेस यानी मानसिक प्रक्रियाओं की स्टडी यानी अध्ययन करता है कि हम कैसे सोचते हैं, परसीव करते हैं, कैसे रिमेंबर यानी याद रखते हैं और सीखते हैं। One of the most influential theories of this school of thought was the stages of cognitive development। और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज भी आप इसमें पढ़ेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, पियाजेट की थ्योरी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे आगे क्लासेस में। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम कॉग्निशन के डेवलपमेंट की बात करते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस कैसे डेवलप होती है, हम लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं, मेमोरी, अटेंशन एंड परसेप्शन, हम क्या परसेप्शन बनाते हैं। तो ये थे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी जिनके बारे में हमने पढ़ा। एक बार हम इनको अच्छे से रिकैप कर लेते हैं। तो हमने डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ा जिसमें हमने स्ट्रक्चरलिज्म की बात करी, फंक्शनलिज्म की बात करी। स्ट्रक्चरलिज्म में हमने फोकस किया माइंड के स्ट्रक्चर पर, फिर फंक्शनलिज्म में हमने फोकस किया कि हम कार्य कैसे करते हैं। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी स्टडी करती है माइंड और बिहेवियर को एज अ होल। बिहेवियरिज्म फोकस करता है बिहेवियर पर। साइको एनालिसिस में हम स्टडी करते हैं अनकॉन्शियस माइंड की। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में हम फोकस करते हैं इंडिविजुअल की फ्री विल पर, फ्रीडम पर, पोटेंशियल पर। और कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी करते हैं। तो ये सभी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हमने आज डिस्कस किए। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में हमने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक था, वो कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।